ईरान की सरकार अपने लोगों को विफल कर रही है। मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है। जनता का गुस्सा उबाल पर है, लेकिन सुर्खियों के नीचे कुछ और भी ज्यादा विस्फोटक है। वहां पानी खत्म होता जा रहा है। एक ऐसा संकट जो शासन को लौटने से रोक सकता है। तेहरान, जो 1.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, अकल्पनीय स्थिति का सामना कर रहा है क्योंकि नल कुछ ही दिनों में सूखने वाले हैं। ईरान की राजधानी उस दिन का सामना कर रही है जिसे डे जीरो कहा जाता है। वह पल जब पानी बहना बंद हो जाएगा, न सिर्फ एक मोहल्ले में, न सिर्फ कुछ घंटों के लिए, बल्कि पूरे शहर में। यह अब चेतावनी नहीं बल्कि उलटी गिनती है। संकेत साफ हैं। पानी का दबाव कम हो गया है, राशनिंग शुरू है, अधिकारी सख्त कदमों की बात कर रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो जिन उपायों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, उनमें से एक को अपनाना कई ईरानी परंपराओं को तोड़ना और पूर्वजों से विश्वासघात मान सकते हैं। फिर भी विशेषज्ञों ने चेताया है कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिन या हफ्ते बचे हैं, इसलिए विकल्प टालना मुश्किल है। 1000 साल पुराना शहर जिसने मंगोल आक्रमण, विदेशी कब्जे और भूकंपों को झेला है, अब अपने ही जल संकट के बोझ तले ढह रहा है। स्थिति खराब है और तेहरान की जद्दोजहद सिर्फ बड़ी कहानी का हिस्सा है। जो कभी पानी की कमी के अलग अलग मामलों के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक भयानक आपदा बन चुका है जो पूरे देश को मिटा देने की धमकी दे रहा है। पूरे ईरान में आधी से ज्यादा आबादी, लगभग 50 मिलियन लोग जो 20 से अधिक प्रांतों में फैले हुए हैं, अब इन भयानक हालातों में जी रहे हैं। हर दिन कई शहरों में नल दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही चलते हैं, या कभी कभी हफ्ते में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए पानी आता है, जिससे परिवारों को अपनी जिंदगी उन दुर्लभ पलों के हिसाब से तय करनी पड़ती है जब पानी आता है। खुजेस्तान में संकट सूरज निकलने से पहले शुरू होता है। परिवार अंधेरे में टैंकर ट्रकों के लिए लाइन लगाते हैं ताकि सप्लाई खत्म होने से पहले कंटेनर भर सके। बच्चे बाल्टी भरने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि माता पिता बीमारों और बुजुर्गों के लिए पानी की एक एक घूंट बचाकर रखते हैं। पूर्व में सिस्तान, बलूचिस्तान और होर्मुजगान में उपेक्षा की कहानी है। कुएं सूख चुके हैं और करीब 1/3 ग्रामीण परिवार पानी की तलाश में गांव छोड़ चुके हैं। अन्य जगहों पर जो कभी आपस में जुड़े हुए समुदाय थे, वे अब बिखर चुके हैं, पीछे खाली घर और सूने खेत छोड़ गए हैं। यह पैटर्न किरमान, फार्स, इस्फहान और खुरासन रजवी में भी दोहराया जाता है। अस्पताल सर्जरी रद्द कर रहे हैं क्योंकि वे उपकरणों को स्टरलाइज नहीं कर सकते। जैसे ही नदियों का रुख मोड़ा या पानी चुराया जाता है, विरोध प्रदर्शन भड़क उठते हैं, जिससे उन कस्बों में गुस्सा फैल जाता है जो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। यहाँ तक कि काले बाजार भी फल फूल रहे हैं, जहाँ पानी इतनी ऊंची कीमतों पर बिकता है जिससे बहुत से लोग खरीद नहीं सकते। हर प्रांत इस आपदा में नई परत जोड़ता है, जिससे देश की पतन की स्थिति और स्पष्ट होती है। यह व्यापक प्यास सिर्फ एक कठिनाई नहीं है, यह एक शुरुआती चेतावनी संकेत है। यह डे जीरो के करीब आने का संकेत देती है। अगर कुछ नहीं बदला तो राजधानी 1.5 करोड़ लोगों का भूतिया शहर बन सकती है। ऐसी जगह जहां जिंदा रहना परंपरा या ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ इस पर निर्भर है कि क्या पानी बह रहा है। तो डे जीरो शब्द कहां से आया? यह केवल एक सुर्खी नहीं, बल्कि तकनीकी शब्द है जिसे ईरानी अधिकारी और जल वैज्ञानिक बंद दरवाजों के पीछे इस्तेमाल करते हैं। यह वह दिन है जब तेहरान में नल बंद हो जाते हैं और लाखों लोग खामोशी में जागते हैं। न पीने के लिए पानी, न खाना पकाने के लिए पानी, न उस धूल को धोने के लिए पानी जो हर सतह पर चिपकी रहती है। एक शहर जो कभी जीवन से भरपूर था, अचानक सूना महसूस होगा। उससे वो सबसे बुनियादी चीज छिन जाएगी जो उसे जिंदा रखती थी। व्यावहारिक रूप से यह एक प्रलय जैसा दिन होगा, और जब वह दिन आएगा जो अब कभी भी आ सकता है, राजधानी ढह जाएगी। पहला झटका अस्पतालों पर पड़ेगा, सर्जरी रद्द कर दी जाएंगी, उपकरण बिना कीटाणु रहित किए रह जाएंगे और मरीजों को लौटा दिया जाएगा। दमकल कर्मी आग घरों और व्यवसायों में फैलने पर बेबस रह जाएंगे, वे उसे नहीं रोक पाएंगे। अपनी पाइपों में पानी न होने के कारण परिवार खाली सिंकों के चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे और पाइपों के अंदर कुछ न होने की आवाज सुनेंगे। सड़कों पर हताशा हावी हो जाएगी, लोग खाली कंटेनरों के साथ टैंकर ट्रकों के पीछे दौड़ेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, गुस्सा भड़क उठेगा और कुछ लीटर पानी के लिए झगड़े शुरू हो जाएंगे। बाजार तबाह होंगे क्योंकि खाना खराब होगा, जिससे हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां गंदे हाथों और बिना धुले सतहों से फैलेंगी। पता भी नहीं चलेगा और मोहल्ले खाली होने लगेंगे। परिवार थोड़ा सामान लेकर उन जगहों की तलाश में निकलेंगे जहां अब भी पानी हो। राजधानी जो पहले ईरान का दिल थी, अब भूतिया शहर सी लगेगी। कभी रौनक से भरी सड़कें अब सन्नाटे में डूब जाएंगी, जिसे सिर्फ आवाजें तोड़ेंगी।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो डे जीरो कोई दूर का सपना नहीं। यह वह जगह है जहां आधुनिक शहर रहना मुश्किल और रोज की जिंदगी जंग जैसी हो जाती है। इसीलिए उस पल तक की उलटी गिनती मायने रखती है। इसीलिए उस दिन पहुंचना तेहरान के वजूद के बिखरने जैसा होगा। विडंबना यह है कि तेहरान सबसे ज्यादा असुरक्षित है। यह एक विशाल शहर है जो लोगों से भरा हुआ है और यह दूर दराज के पहाड़ों और झीलों से आने वाले पानी पर निर्भर करता है। यह ईरान का सबसे खराब शहर है जहां डेजीरो हमला हो सकता है। फिर भी यह राजधानी है, देश का दिल है और इसके दिन पहले ही गिने जा चुके हैं। सुनिए, जब 1.5 करोड़ की आबादी वाली राजधानी एक रात में भूतिया शहर बन सकती है तो ऐसा यहां न होने दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो एक दिन यूट्यूब खोलेंगे और सोचेंगे वह चैनल कहां गया जिसने बताया था कि तेहरान दिन शून्य पर पहुंचने वाला है। फीड से अचानक गायब होना वैसा ही है जैसे जलाशयों का पानी गायब होना। खुद को ऐसे दिल टूटने से बचाएं। हिट करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और जुड़े रहें ताकि हम इस संकट को साथ ट्रैक कर सकें। यह समझने के लिए कि देश का आधा हिस्सा और अब इसकी राजधानी इस नाजुक मोड़ पर कैसे पहुंच गई, हमें पीछे देखना होगा। यह संकट रातों रात नहीं आया। यह न तो एक सूखे से शुरू हुआ और न ही किसी एक टूटी हुई बांध से। आज जो हम देख रहे हैं वह दशकों की धीमी गिरावट का नतीजा है, समस्याओं का एक ढेर जो चुपचाप बढ़ता गया जब तक कि आखिरकार उसने सिस्टम को उसकी हद से बाहर नहीं कर दिया। अब वे सारी परेशानियां एक साथ टकरा रही हैं। सबसे बड़ा कारण जलवायु है। ईरान में कभी गीले कभी सूखे साल होते हैं और लोग इसकी आदत डाल चुके हैं। लेकिन हाल के वर्षों के सूखे पहले से कहीं ज्यादा गर्म, लंबे और कहीं ज्यादा गंभीर रहे हैं, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। इस साल देश भर में लगातार छठा साल है जब भीषण सूखा पड़ा है। इसी वजह से तेहरान के मुख्य जलाशयों का जलस्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है। कई जलाशयों का जलस्तर औसतन 5% है, जो हाल की हल्की बारिश के बावजूद 60 वर्षों में सबसे कम है। 90 के दशक से हर साल बारिश लगभग 1 मिलीमीटर घट रही है, जिससे अब तक कुल 30 मिलीमीटर की कमी आई है। वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ते तापमान के कारण कुछ जगहों पर हर दशक में 4 डिग्री तक वृद्धि और वाष्पीकरण से जलाशयों की ऊंचाई हर साल 2 मीटर तक घट रही है। दिसंबर की शुरुआत में हुई बारिशों से तेहरान के आसपास जल स्तर थोड़ा बढ़ा। कुछ जलाशयों जैसे लाटियान 10 के नीचे आ गए, लेकिन हालात अभी भी बेहतर नहीं हुए हैं। 10 और 11 दिसंबर को हुई हल्की बारिशों का कोई खास असर नहीं पड़ा और इस साल पतझड़ में वर्षा नवासी मिली, जो सामान्य से कम है। बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शहर के जलाशय भरने के लिए वह काफी नहीं थी। बढ़ता तापमान समस्या को बढ़ा देता है। जो थोड़ी बहुत बारिश होती है और यहां तक कि जो बर्फ पिघलती है वह भी तेज वाष्पीकरण के कारण जल्दी गायब हो जाती है। वे पहाड़ जो कभी तेहरान को लगातार पिघले हुए पानी की आपूर्ति करते थे, अब वे भी नाकाम हो रहे हैं। अल्बोज और सागरोस पर्वतों पर हर साल बर्फ कम हो रही है। अब पिघला पानी छोटे छोटे अनिश्चित समय पर आता है, अक्सर कम और देर से जिससे मदद नहीं मिलती। प्राकृतिक स्रोत घटने से पानी की मांग बढ़ रही है और तापमान सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं। अब लू पहले से जल्दी और ज्यादा समय तक पड़ती है, जिससे मांग बढ़ती और आपूर्ति घटती है। वो गर्मी जान भी लेती है। हर साल इससे 1700 मौतें होती हैं, जो इसी तरह की जलवायु वाले अन्य स्थानों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। क्रांति के बाद आबादी 34 मिलियन से बढ़कर 93 मिलियन से ज्यादा हो गई है, जिससे मांग भी काफी बढ़ गई है। विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण बिना आपूर्ति बढ़ाए यह एक तबाही पैदा करता है, जैसी कि हम जमीन पर होते हुए देख रहे हैं। यह कहना आसान है कि यह संकट अचानक आया, लेकिन वैज्ञानिक दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन ऐसे चरम हालात लाएगा। पूरी ईमानदारी से वे भी हैरान थे कि यह तेहरान के दरवाजे पर इतनी जल्दी आ गया। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने अकेले ईरान की पानी की समस्याएं नहीं बनाई। पहले ही कमजोर जल व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन ने गंभीर संकट में बदल दिया है। जो पहले संभाला जा सकता था, अब बड़ा संकट बन गया है। जैसे तेहरान की जमीन के ऊपर की परेशानियां ही काफी नहीं थीं, वैसे ही शहर के नीचे एक और संकट उभर रहा है। भूजल, जो कभी आपातकाल के लिए छुपा हुआ भंडार था, उसे इतनी तेजी से निकाला गया है कि प्रकृति उसे फिर से भर नहीं पा रही है। किसानों, फैक्ट्रियों और सरकारी एजेंसियों ने अवैध कुएं खोदकर इतना पानी निकाला कि जलभृत खाली हो गए हैं। अब वहां कुछ भी नहीं बचा, मिट्टी भी नहीं, ऊपर जमीन धंसने लगती है। कुछ जिलों में
जमीन हर साल 31 से 40 सेंटीमीटर तक धंस जाती है। सड़कें उखड़ जाती हैं, पाइपलाइनें टूट जाती हैं, इमारतें झुक जाती हैं और उनमें दरारें आ जाती हैं। मोहल्ले तबाह हो रहे हैं क्योंकि जमीन धंस रही है। सुरक्षा जाल के बिना ईरान सूखे मौसम से अकेले जूझ रहा है। शहर खतरनाक रूप से खुला रह जाता है। उसकी नींव सचमुच उसके पैरों के नीचे से टूट रही है। जमीन के नीचे यह धीमा धंसाव सिर्फ एक छुपा हुआ खतरा नहीं है। तेहरान अब शायद देश का दिल न रहे, क्योंकि हर साल जमीन तेजी से धंस रही है और भंडार सूख रहे हैं। अब नेताओं ने अकल्पनीय बातें चर्चा में लाई हैं। पूरी तरह से राजधानी को छोड़ देना, सत्ता को कहीं और ले जाना जहां अब भी पानी बहता है। हम इस पर थोड़ी देर में और गहराई से बात करेंगे, जब तक हम उन कारणों पर हैं जो इस कयामती जल संकट की ओर ले जा रहे हैं। खेती देश में सबसे ज्यादा पानी खर्च करती है। यह करोड़ों को भोजन देता है, लेकिन ईरान की 90% से ज्यादा जल आपूर्ति लेता है। पानी का बड़ा हिस्सा पुरानी सिंचाई प्रणालियों से होकर जाता है, जो फसल तक पहुंचने से पहले ही रिस या वाष्पित हो जाता है। खेती को बनाए रखने के बजाय ये नदियों और भूमिगत भंडारों को और भी तेजी से सूखा देती हैं। जब आप देखते हैं कि क्या उगाया जा रहा है, तो यह दबाव और बढ़ जाता है। अल्फाल्फा, पिस्ता और चावल जैसी फसलें अब भी ऐसे इलाकों में बोई जाती हैं जो इन्हें सहारा नहीं दे सकते। इन फसलों को बहुत पानी चाहिए और हर मौसम में दबाव बढ़ता है जब तक जमीन खुद को नहीं संभालती। आगे बढ़ने के लिए किसान और गहरे कुएं खोदते हैं। इस प्रक्रिया में जमीन के नीचे जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी निकालने की कोशिश करते हैं। तेहरान जैसे शहरों को सूखे में बचाने वाले जलभृत अब खाली हैं। उनका प्राकृतिक सुरक्षा कवच लगभग खत्म हो गया है। खेती के तरीकों में सुधार के प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये शायद ही कभी लंबे समय तक टिक पाते हैं। राजनीति और खर्चे बढ़ने से किसान आजीविका खोने से डरते हैं। नेता सिस्टम बदलने से डरते हैं, जिससे योजनाएं हर साल अटक जाती हैं और कुछ नहीं बदलता। जो सिस्टम देश को खाना देता है, वही अब उसका भविष्य खोखला कर रहा है। साथ ही ईरान का बुनियादी ढांचा भी असफल हो रहा है। देश के बड़े बांध तब बने जब नदियां तेज बहती थीं और बारिश भरोसेमंद थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। फिर भी देश पुराने डिजाइनों पर निर्भर है। पुराने तरीकों पर निर्भरता कभी बड़ी महत्वाकांक्षा से जुड़ी थी। सालों पहले नेताओं ने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जोर दिया। तेज रफ्तार से बांध बनाए गए। एक दौर में हर 45 दिन में एक बांध बनता था। प्रतिष्ठा और त्वरित सफलता के पीछे भागते हुए बिना दूरगामी परिणामों के बारे में सोचे। कई संरचनाओं ने शुरू से ही नदियों व पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर आज की समस्याओं की नींव रखी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खेतों और शहरों को पानी देने वाली सुरंगें अब मांग के मुताबिक काम नहीं कर पा रही। तेहरान में पाइपों से काफी पानी घरों तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है। मरम्मत टीमें पूरी कोशिश करती हैं, पर हमेशा पीछे रह जाती हैं। कई बार नए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन वे अक्सर बिना छुए ही रह जाते हैं, क्योंकि पैसे कभी पहुंचते ही नहीं हैं। सच्चाई सीधी है। जो बुनियादी ढांचा आधी सदी पहले बनाया गया था, वह आज के जलवायु दबावों के लिए बना ही नहीं है। हर रिसती हुई पाइप, हर फेल हुआ बांध और हर छूटी हुई मरम्मत सिर्फ उलटी गिनती को तेज कर देती है। डे जीरो चुपचाप इंतजार नहीं कर रहा है। भविष्य में यह और तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुराने सिस्टम अब संकट को रोक नहीं सकते और राजनीति इसे और जटिल बना देती है, जैसे भारी तूफान। सालों तक राष्ट्रीय नेता बाहर ही देखते रहे। उनका ध्यान क्षेत्रीय शक्ति, सैन्य महत्वाकांक्षाओं और नए गठबंधन पर रहा, जिसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। मॉस्को के साथ बढ़ती साझेदारी ने ईरान के अंदरूनी समस्याओं से ध्यान और पैसा दोनों हटा दिया। जब ये बाहरी लक्ष्य आगे बढ़ रहे थे, तब देश के अंदर की बुनियादी चीजें और भी पीछे छूटती गईं। पानी की व्यवस्थाएं चुपचाप पुरानी होती गईं, मरम्मत की रफ्तार धीमी पड़ गई और जिन योजनाओं पर सालों पहले अमल होना चाहिए था, उन्हें बाद के लिए टाल दिया गया, जबकि चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। कहानी सिर्फ उपेक्षा तक सीमित नहीं है। इसमें एक और सच्चाई है जिसे सत्ता में लोग नहीं बताते। आपदा का एक हिस्सा मुनाफे के लिए जानबूझकर बनाया गया था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी कंपनियों को अरबों की बिना बोली वाली ठेके मिलते हैं। ऐसे बांध बनाए जाते हैं जिनकी किसी को जरूरत नहीं है। गॉडफ्रेंड डैम इसका सबसे साफ उदाहरण है। विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद इसे नमक के भंडार पर बनाया गया, जिससे करुण नदी जहरीली हुई, पानी खारा हो गया, खेत बर्बाद हुए और ठेकेदार चले गए अमीर। इसी दौरान जुड़ी हुई कंपनियों द्वारा खुदवाए गए हजारों अवैध कुएं लगातार पानी निकालते रहते हैं, जबकि गांव सूख जाते हैं। गॉडफिन अलग दिखता है, लेकिन यह एक पैटर्न का हिस्सा है जिसमें देज और शाहिद अब्बासपुर जैसे अन्य बांध भी शामिल हैं, जो दशकों पहले
मजबूत शुरुआत के साथ बने थे, लेकिन अब अत्यधिक उपयोग और खराब योजना के कारण दबाव में हैं। अधिकारियों की हालिया सलाह सिर्फ बारिश की उम्मीद पर ही सीमित है। जैसा कि नेतृत्व से जुड़े एक मौलवी ने किसानों से साफ साफ कहा, भ्रष्टाचार ने सिर्फ संकट को नहीं बढ़ाया, बल्कि इसने सक्रिय रूप से कमी पैदा की और अब ये समस्याएं एक साथ टकरा गई हैं। बदलता मौसम, जमीन की क्षमता से अधिक पानी का उपयोग, पुरानी पाइपलाइनें, बांधों की खराबी और नेताओं की वर्षों तक अनदेखी, ये सब समस्याएं एक साथ हो गई हैं। यह सब ईरान को डे जीरो नामक खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रहा है। सवाल ये है कि ये कब होगा, न कि होगा या नहीं। तेहरान में उलटी गिनती शुरू हो गई है। डे जीरो अब सपना नहीं, हकीकत बनता जा रहा है और इसके संकेत रोज गंभीर हो रहे हैं। ईरान के कई हिस्सों में जिंदगी पहले से मुश्किल है। कुछ इलाकों में हालात और खराब हो रहे हैं। परिवारों को टैंकर से पानी लेने के लिए गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ता है। टैंकर ट्रक आने तक गली में पानी मुश्किल से बचता है। लोग जो थोड़ा बहुत भी बांट सकते हैं वो बांटते हैं, लेकिन अक्सर थकान और निराशा में टूट जाते हैं। ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं, जो इस संकट का मानवीय चेहरा दिखाते हैं। अस्पताल पानी बचा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर और गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। शौचालय बंद हो जाते हैं, कचरा बढ़ता है और बीमारी का खतरा बढ़ता है। सूखी झीलों से उठती धूल लोगों के फेफड़ों में कीटनाशक और भारी धातु पहुंचा रही है, जिससे रहस्यमयी खांसी के कई मामले सामने आ रहे हैं। काले बाजार में पानी पेट्रोल से कई गुना महंगा है, जिससे सिर्फ संपर्क वाले लोग ही साफ पानी पा रहे हैं। बिजली कटौती अब आम बात हो गई है। अवस, शिराज और इस्फहान जैसे शहरों में हर दिन 6 से 12 घंटे तक बिजली नहीं रहती, जिससे अर्थव्यवस्था से सैकड़ों मिलियन डॉलर निकल जाते हैं। कारखाने बंद हो जाते हैं, पंप काम करना बंद कर देते हैं और जल विद्युत संयंत्र बेकार पड़े रहते हैं, क्योंकि बांध सूखे हैं। पानी नहीं है तो बिजली नहीं है और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। यहाँ तक कि बड़े जल विद्युत बांध भी अब पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। उदाहरण के लिए करखे बांध को लें। नवंबर के अंत में जलाशय का जल स्तर इतना घट गया कि पावर स्टेशन की टरबाइन बंद हो गई और बिजली बनना रुक गया। इससे पूरे ग्रिड पर असर पड़ता है और बिजली कटौती लंबी व अनिश्चित हो जाती है। जब परिवारों को पंपों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब फैक्ट्रियां और पंप बंद हो जाते हैं। जल विद्युत संयंत्र भी बेकार रहते हैं क्योंकि बांध सूखे हैं। डर के चलते विरोध पहले ही शुरू हो गए हैं। इस्फहान के किसानों ने नदी का पानी यज़्द गांवों तक ले जाने वाली पाइपलाइनें उड़ा दी हैं। नीचे के लोग पानी लेते समय रात में हथियारों से लैस रहते हैं। इन झड़पों में कई लोग मारे गए। कुछ पूर्वी अजरबैजान में बर्ड शॉट से अंधे हुए, जबकि खुजेस्तान में कुछ को गोली मार दी गई जब वे हम प्यासे हैं चिल्ला रहे थे। मशहद और इस्फहान में भीड़ नारे लगाती है, दुश्मन यही है, न कि अमेरिका जैसा बताया जाता है। युवाओं ने एनक्रिप्टेड ऐप्स पर संगठन बनाए हैं। इंटरनेट बंद होने पर भी ये नारे सीस्तान, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तेजी से फैलते हैं, जहां 30% गांव वाले पहले ही जा चुके हैं। सूखे कुएं और हेलमंद नदी पर सीमा विवाद ने हाल ही में मशहद में झड़पें कराईं। बांध 3/4 से कम भरे हैं, जिससे अशांति बढ़ रही है। अधिकारियों ने चिताया कि इससे 50-70 मिलियन लोग पलायन को मजबूर हो सकते हैं। बदलाव न होने पर सुरक्षा बल सख्ती करेंगे और सरकार पर भरोसा और घटेगा। देश में नाराजगी बढ़ने से नेताओं पर हकीकत का सामना करने का दबाव राजधानी तक पहुंच रहा है। डे जीरो तेहरान को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, जिससे गुस्सा अराजकता में बदल सकता है अगर नल बंद हो जाएं। दूसरे शहर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन तेहरान जैसी चुनौती नहीं है। इस्फहान, कहूम और मशहद के कुछ इलाकों में दिन में कुछ घंटे ही नल चल रहे हैं। हर छोटे संकट पर कई परिवार गांव छोड़कर पानी व काम की तलाश में शहरों को जाते हैं। यह पलायन दुष्चक्र बनाता है और पहले से चरमराई व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ाता है। जो पहले तकनीकी रिपोर्टों में चेतावनी थी, वह अब असल जिंदगी में जिले, शहर और प्रांतों में दिख रही है। नुकसान सिर्फ पाइप और पंप तक नहीं, यह राजनीतिक भी है। हर बार अधिकारी नए राशनिंग शेड्यूल घोषित करते हैं, असली मरम्मत या नए जलाशयों की बजाय कड़ा नियंत्रण ही वादा करते हैं। जनता का भरोसा घटता है। लोग समाधान के बजाय सुनते हैं कि कल और कम पानी मिलेगा, जिससे गुस्सा बढ़ता है। यह घबराहट देश में हलचल मचाती है। लाखों लोग प्रदेश बदलते हैं, जिससे सत्ता, पैसा और प्रभाव बदल जाता है। यही देश को अस्थिर करने के लिए काफी है। विरोध प्रदर्शन और तेज हो जाते हैं। समुदायों के भीतर गठबंधन बदलने लगते हैं और हर गुजरते महीने के साथ सरकार और कमजोर दिखने लगती है। एक तकनीकी विफलता अब राजनीतिक भूकंप बन गई है।
जो राज्य और अर्थव्यवस्था दोनों को हिला रही है। यह सवाल अब ईरानी नेताओं के लिए अनदेखा करना मुश्किल है। अगर वे राजधानी में पानी की आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर वे मान लें कि तेहरान में रहना अब संभव नहीं है, तो क्या होगा? हर साल जब वे इंतजार करते हैं, वह घड़ी और तेज बजती है और समस्या और भी गंभीर हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि बड़े बदलाव नहीं हुए तो 2026 तक ईरान का केंद्रीय हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। राजधानी को बदलना पहले पागलपन लगता था, जबकि तेहरान 100 सालों से सत्ता केंद्र है। यह मंत्रालयों, संसद, अदालतों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और पुराने मोहल्लों से भरा है। फिर भी जैसे जैसे पानी गायब होता जा रहा है, जमीन लगातार धंसती जा रही है और एक के बाद एक सूखा और भी ज्यादा असर डाल रहा है। चुपचाप बंद दरवाजों के पीछे अधिकारियों ने कहीं और एक बिल्कुल नई राजधानी बनाने की बात शुरू कर दी है। वे दफ्तर, कर्मचारी और देश चलाने की जरूरी चीजें कहीं और ले जाने की असली योजना बना रहे हैं। अब यह आराम या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा कि तेहरान सहित देश के कुछ हिस्सों में पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि लगातार सूखा रहने पर लोगों को वहां से हटाना पड़ सकता है। असल में राजधानी स्थानांतरित करना बहुत बड़ा कार्य है। हजारों सरकारी कर्मचारियों को नए दफ्तर घर चाहिए होंगे। पूरी नई शहरों की शुरुआत करनी होगी, जिसमें सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्कूल, अस्पताल शामिल हैं। सरकार को लगातार काम करना होगा ताकि देश ठप न हो। यह सिर्फ ऑफिस शिफ्ट करना नहीं, बल्कि देश का दिमाग और दिल फिर से बनाना है। ऐसी जगह पर जहां अभी भी पानी है, उस जगह को चुनना भी एक और बुरा सपना है। कुछ शहरों में आज ज्यादा पानी है, लेकिन वहां लाखों नए लोगों के लिए जगह या बुनियादी ढांचा नहीं है। कुछ शहर भूकंप या राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हैं। सुरक्षित दिखने वाले विकल्प भी एक दशक में खत्म हो सकते हैं। कोई विकल्प पूरी तरह सही नहीं, कुछ कम खराब हैं। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा कि राजधानी बदलने से तेहरान की ट्रैफिक, प्रदूषण व धंसती जमीन की समस्या घट सकती है। विशेषज्ञों ने चेताया कि अगर देश भर में जल सुधार नहीं हुए तो नई राजधानी 2027-28 तक जल संकट झेलेगी। साथ ही राजनीति का मुद्दा भी है। तेहरान के अमीर परिवार अपनी संपत्ति और व्यवसाय छोड़ने को तैयार नहीं है। नई राजधानी से पैसा और प्रभाव दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा। नई राजधानी और उसके पानी के नियंत्रण को लेकर रिवॉल्यूशनरी गार्ड, धार्मिक नेता, संसद और स्थानीय गवर्नर आपस में संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक कि मकरान तट के बारे में भी अफवाहें उड़ रही हैं, जो दक्षिण में $100 अरब की परियोजना है। कुछ लोगों का मानना है कि यह राष्ट्रीय जीवन रेखा कम और अमीरों के लिए एक सुनहरा बचाव नौका ज्यादा है, एक जो लाखों तेहरानियों से आगे निकल जाएगा। चाहे यह सच हो या नहीं, खुद अफवाह यह दिखाती है कि भरोसा कितना बुरी तरह से खत्म हो गया है। इसी बीच संकट और गहरा रहा है। नवंबर 2025 के अंत की सैटेलाइट तस्वीरों में कम स्तर दिखा और 2026 वसंत तक इसमें 20-30% और गिरावट की संभावना है। साफ कर दूं, यह गिरावट पहले से ही बेहद कम पानी के स्तर से और भी नीचे जाने वाली है, जिस पर पानी अभी है। उसी महीने माजलिस को बंद दरवाजों के पीछे ब्रीफिंग में एक यादगार स्लाइड दिखाई गई थी। अगर अगला सर्दी का मौसम फिर से सूखा रहा तो सिर्फ तेहरान प्रांत में ही 18 अरब घन मीटर पानी की कमी हो जाएगी। यह एक ही साल में 2 पूरे लेक कराची के बराबर पानी खोने जैसा है, बताया गया। एक जनरल ने स्लाइड देखकर कहा, तो फिर हमारा काम तमाम है। नेताओं के ज्यादा इंतजार से यह कदम महंगा और अव्यवस्थित बनता जाता है। कभी कभी हिचकिचाहट की जगह मजबूरी से फैसला लेना पड़ता है। जब तेहरान भविष्य पर बहस कर रहा है, ईरान के बाकी हिस्से पतन झेल रहे हैं। गांव खाली हो रहे हैं, नदियां अब मुश्किल से बहती हैं और परिवार उन शहरों की ओर जा रहे हैं जहां भी पानी की कमी है। राजधानी स्थानांतरित करने से सरकारी दफ्तर कुछ समय चल सकते हैं, पर यह देशव्यापी आपदा का हल नहीं है। तेहरान सबसे बड़ी चेतावनी है। हर जगह बिखराव है। ग्रामीण इलाकों में टूटना शुरू हो गया है। जो खेत कभी गेहूं और फल उगाते थे, अब लगभग कुछ भी नहीं उगा रहे हैं। कुएं और गहरे खोदे जा रहे हैं, लेकिन जो पानी ऊपर आता है वह अक्सर इतना खारा होता है कि न तो पीने लायक होता है और न ही खेती के लायक। खेत बर्बाद होते हैं तो युवा परिवार घर छोड़ जाते हैं। सूनी जमीन और बिकाऊ बोर्ड लगे घर खाली रह जाते हैं, जिन्हें कोई देखता भी नहीं। उनका जाना संकट को खत्म नहीं करता, बल्कि वे इसे शहरों तक ले जाते हैं, जहां नए आने वाले लोग पहले से ही जर्जर पाइपों पर और भी ज्यादा मांग डाल देते हैं। वो दबाव खाने में दिखता है, या यूं कहें कि उसके अभाव में। गेहूं, चावल, सब्जियों और मेवों की फसलें हर साल कम होती जा रही हैं, जिससे ईरान को और ज्यादा आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
उसके गेहूं का आधा विदेश से आता है, लेकिन प्रतिबंधों ने हर लेन देन मुश्किल बना दिया है। पानी की कमी से फसलें नाकाम होती हैं तो रोटी के दाम एक महीने में 30-40% तक बढ़ सकते हैं। कागज पर अर्थशास्त्र असल में माँ के सिक्के गिनने जैसा है कि बच्चे कल खा पाएंगे या नहीं। अब तेहरान के बाहर भी राजधानी की समस्याएं गूंज रही हैं। पानी दिन में कुछ घंटे ही मिलता है। गर्मी में एयर कंडीशनर अधिक चलने से बिजली बार बार जाती है और पावर प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है। ग्रिड बंद होने पर पंप रुकते हैं, फ्रिज गर्म होते हैं, खाना खराब होता है। अचानक कटौती पर विरोध होता है, सुरक्षा बल जवाब देते हैं और गुस्सा बढ़ता है। पहले जो जगह ग्रामीण कठिनाइयों से दूर थीं, अब वहां भी टूटी पाइपलाइन और डरे लोग दिखते हैं। पर्यावरण इन सबको जोड़ता है। प्रसिद्ध नदियां अब केवल स्मृति में रह गई हैं। लेक उर्मिया जो सुधर रही थी फिर से सिकुड़ रही है, क्योंकि झीलें और आर्द्रभूमियां लुप्त हो रही हैं। भारी धूल भरी आंधियां देश भर में चल रही हैं। पर्यटक इसे कभी ईरानी मालदीव्स, अब स्थानीय लोग धूल की वेनिस कहते हैं। नहरें वही हैं, बस अब सब कुछ गलत है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ज्यादा लोग बीमार हैं, बची खेती भी रेत धूल में दब गई है। हर समस्या दूसरी को बढ़ाती है। सूखे गांवों से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले शहर आखिरी बचे पानी की बूंदों के लिए लड़ रहे हैं। फसलें खराब हो रही हैं और दम घोंटने वाली धूल सबको और गरीब और गुस्सैल बना रही है। ये अलग अलग समस्याएं नहीं, बल्कि एक बड़ी आपदा है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। और जब नेता विदेशों में युद्ध, सहयोगी और मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो जिस देश की उन्हें रक्षा करनी है वह चुपचाप बिखरता जा रहा है अपने ही घर में। वो बिखराव की भावना कहीं से अचानक नहीं आती, बल्कि ये सालों पहले लिए गए फैसलों का नतीजा है। अब ईरान ने विदेशों में प्रभाव बढ़ाने रॉकेट्स और अपनी सेना पर भारी रकम खर्च की। सिर्फ 1 साल की प्रॉक्सी लड़ाई का खर्च उतना है जितना देश की आधी खेती को ड्रिप सिंचाई में बदलने और तेहरान की सभी लीक पाइप ठीक करने में लगता है। सिर्फ 1 साल। यही गणित है जो संसद में कोई नहीं कहता। पानी के बुनियादी ढांचे में निवेश भी मुश्किल से हुआ। संकट आने पर प्रतिक्रिया अक्सर कम और देर से होती है, जिससे शहरों और गांवों को खुद संभालना पड़ता है। इसके नतीजे सख्त होते हैं। नातांस और फोर्दो परमाणु स्थलों पर गहरे कुएं तेजी से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि इन सुविधाओं को ठंडा करने के लिए काफी पानी चाहिए। कुछ जगहों पर प्रति व्यक्ति रोज 50 लीटर पानी मिलता है। सेंट्रीफ्यूज हॉल्स को प्राथमिकता मिलती है। सुरक्षा सबसे अहम है। जब विदेशी गठबंधन इसे मजबूत करते हैं तो रूस के साथ साझेदारी नेताओं को सैन्य और भू राजनीति पर ध्यान देने को प्रेरित करती है। कुओं और बांधों के बजाय अरबों सैन्य परियोजनाओं पर खर्च होते हैं। जल परियोजनाएं उपेक्षित रहती हैं, इसलिए बारिश में आरक्षित में कुछ नहीं बचता। ये एकतरफा फैसले और भी पुराने चूके हुए मौकों की गूंज हैं। क्रांति से पहले ईरान ने कुएं और सिंचाई प्रणालियों में इजराइल के विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया था, जिससे मजबूत आधार बन सकता था। अब इन संबंधों के टूटने से देश पड़ोसियों से पिछड़ गया है, जो अधिकतर अपशिष्ट जल पुनः उपयोग करते हैं या समुद्र से ताजा पानी निकालते हैं। समुद्र तट के संयंत्र बेकार पड़े हैं, उन पर धूल जम रही है, क्योंकि ध्यान अब भी दूर के लक्ष्यों पर है। यहाँ तक कि जो लोग इस खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी सजा का सामना करना पड़ता है। खुलकर बोलने वाले वैज्ञानिकों को नौकरी जाने, गिरफ्तारी या चुप कराए जाने का खतरा रहता है। ईरान के कई प्रमुख जल विज्ञानी अब वहां नहीं हैं। खाबे मदनी 2018 में संकट पर बोलने के कारण जासूसी के आरोप लगने पर देश छोड़ गए। सैकड़ों युवा इंजीनियर भी उनके पीछे पीछे चले गए। देश उन दिमागों को खो रहा है जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। भूजल भंडार घट रहे हैं और जलाशयों का डेटा या तो छुपाया जाता है या उसमें हेरफेर होती है, जिससे लोग खतरा देर से समझ पाते हैं। ईमानदार जानकारी के बिना योजना बनाना असंभव है और आपदा बिना रोक टोक के बढ़ती जाती है। तो क्या ईरान बर्बाद हो गया है? खैर, अभी नहीं। समाधान है जो कठिन, महंगे हैं और ऐसे नेताओं की जरूरत है जिन्हें गर्व से ज्यादा अपने लोगों की चिंता हो। लेकिन ये असली समाधान है और ये वहीं से शुरू होते हैं जहां समस्या सबसे बड़ी है। पहला कदम खेती है। ईरान में 90% से ज्यादा पानी कृषि में लगता है और किसान बाढ़ सिंचाई से काफी पानी वाष्पीकरण में खो देते हैं। ड्रिप सिंचाई से हर साल अरबों लीटर पानी बचाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सिंचाई पर्याप्त नहीं है। चावल और पिस्ता जैसी ज्यादा पानी मांगने वाली फसलें सबसे सूखे इलाकों में नहीं उगाई जा सकती और बर्बादी को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी भी खत्म करनी होगी। किसानों को बदलाव के लिए प्रशिक्षण और सही दाम जरूरी हैं। समझदारी से खेती न हो तो सब बेकार है। समझदारी से खेती तब सफल होगी
जब सरकार भी बदले, अभी मंत्रालय और राज्य आपस में लड़ते और जानकारी छुपाते हैं। मजबूत ईमानदार जल प्राधिकरण को सही आंकड़े जुटाकर सच्ची योजनाएं बनानी होंगी। वैज्ञानिकों को असली तस्वीर पर खुलकर बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि समझदारी से फैसले लिए जा सकें। फिर सरकार शहरों को काम की अनुमति देती है। तेहरान में 30-40% पानी घरों तक पहुंचने से पहले ही टूटी पाइपों से बर्बाद हो जाता है। उन रिसावों को ठीक करना एक नई नदी खोजने जैसा होगा। स्मार्ट मीटर लगाना, फैक्ट्रियों के लिए शावर के पानी को रिसाइकल करना और साधारण संरक्षण अभियान चलाना इन बचतों को कई गुना बढ़ा सकता है। लाखों छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शहर तभी सफल होंगे जब वे अपनी छुपी चीजों की रक्षा करें। जलभृत छिपे भंडार हैं, फिर भी हजारों अवैध कुएं इन्हें सुखा देते हैं। उन कुओं को बंद करना ही होगा, चाहे किसान विरोध करें। अधिक बारिश के वर्षों में अतिरिक्त पानी संरक्षित क्षेत्रों से बहने की बजाय भूमिगत जलभृतों को रिचार्ज करने भेजा जा सकता है और सैटेलाइट मॉनिटरिंग उस पानी की चोरी को रोक सकती है जिसे कोई नहीं देखता। तकनीक मदद कर सकती है, लेकिन सीमित रूप से। डिसैलिनेशन प्लांट्स दक्षिणी शहरों को तो लाभ देंगे, पर वे महंगे हैं, ऊर्जा अधिक लगती है और तेहरान तक पानी नहीं भेज सकते। केप टाउन ने 2018 में डे जीरो टालने के लिए रोजाना पानी 50 लीटर तक सीमित किया, रिसाइकलिंग बढ़ाई और आपातकालीन उपाय अपनाए जब तक बारिश नहीं आई। ईरान का लंबा समुद्री तट और 300 दिन की धूप डिसैलिनेशन व सौर ऊर्जा समाधानों के लिए उपयुक्त है। फिर भी ये विकल्प नहीं अपनाए जाते, जबकि अफगानिस्तान जैसी पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर बातचीत तनाव घटा सकती है। 2025 के अंत में क्लाउड सीडिंग फ्लाइट्स ने यह साबित किया। उन्होंने शायद 15 से 20% और बारिश जोड़ दी, लेकिन वे व्यापक बदलाव का विकल्प नहीं थे। इन सबको जोड़ने वाला बदलाव है जिसे अंदरूनी लोग रेजिलियंस इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब है सूखे इलाकों में पानी की ज्यादा खपत करने वाली फसलों को धीरे धीरे बंद करना, दामों में सुधार करना ताकि गरीबों की सुरक्षा हो सके और बर्बादी करने वालों को सजा मिले। अधिक बांध बनाने की जगह आर्द्र भूमि बहाल करें और गांव मोहल्ले अपना पानी खुद मॉनिटर करें ताकि भ्रष्टाचार जल्दी पकड़ा जा सके। पारदर्शिता, सामुदायिक शक्ति और कठिन फैसले बचे हुए संसाधनों को लंबा चला सकते हैं और भरोसा फिर बना सकते हैं। हर कदम के लिए सिर्फ पैसे नहीं, राजनीतिक साहस भी चाहिए। नेताओं को अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करना होगा, उन ताकतवर समूहों का सामना करना होगा जो टूटी हुई व्यवस्था से फायदा उठाते हैं, और ऐसे सुधारों के लिए प्रतिबद्ध होना होगा जो अगले चुनाव या संकट से भी आगे टिके रहें। अगर ईरान कठिन रास्ता चुनता है तो वह अब भी वापस आ सकता है। अगर वह इंतजार करता है तो 2026-2027 के पूर्वानुमान निराशाजनक हैं। 1 और 20 से 30% कम पानी, फसलें बर्बाद होना, खाद्य दंगे, स्थायी राशनिंग और वह गुस्सा जो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। एक सरकार मौसम, प्रतिबंध या दुश्मनों को दोष दे सकती है, लेकिन वह खाली जलाशय को दोष नहीं दे सकती। प्रकृति समझौता नहीं करती। तेहरान डे जीरो के करीब है। कुछ इलाकों में अब भी पानी है, लेकिन चेतावनी बत्तियां तेज लाल हैं। घड़ी किसी दूर के भविष्य में नहीं चल रही है, यह अभी चल रही है। हर सूखे नल और हर धूल भरे खेत में ईरान के पास अब भी मौका है, अगर उसके नेता माने कि देश में पानी विदेश में ताकत से ज्यादा जरूरी है। अन्यथा दशकों की उपेक्षा के नतीजे एक साथ सामने आएंगे और तेहरान का सबसे अमीर इलाका या सबसे गरीब गांव भी नहीं बच पाएगा।